Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the channel of BioKids, and today we are going to discuss our third lecture about kingdom Animalia. In previous lecture we have taught about multiple examples of invertebrates and also the two phylums like Porifera and Cnidaria. But in this lecture we will discuss three more phylums. A very small data about the phylums have been added in the book, like फाइलम प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथीस एंड मोलस्क. सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इन तीनों फाइलम्स के हवाले से होगा. पहले हम बुक से थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू देख लेते हैं और फिर हम अपनी जो लेक्चर है उसका डिटेल जो है ना वो फिर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. अच्छा जी, तो अगर आप बुक पर देखेंगे तो बेटा आपको इस तरह से पैराग्राफ नज़र आएगा. प्लेटिहेलमिंथस फ्लैटवर्म का, साथ में ये साइड बॉक्स में उन्होंने डायग्राम्स वगैरह भी शो की हैं. ये जस्ट आपने देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. इनमें से प्रैक्टिस किसी की भी नहीं करनी. और ये जो सारा डाटा आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ना, तो ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसी के अंदर उन्होंने ये रिप्रोडक्शन और बॉडी फॉर्म्स और जो इम्पोर्टेंट जे सिलोम वगैरह के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, तो ये मतलब एज एन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या आप कहते हैं कि एज अ एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन उन्होंने ना मर्ज करके लिखे हैं. लेकिन आपको पता है कि लेक्चर में आपको हेडिंग वाइज तीन कैटेगरीज बताई जाती हैं कि ये जनरल करेक्टरिस्टिक हैं, ये एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है और ये इंपॉर्टेंस है. तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बुक वाला एज इट इज़ मर्ज डाटा कर सकते हैं. आपकी मर्ज़ी, या वो हेडिंग वाला कर लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें चीज़ प्रोमिनेंट हो जाती है. एनीवेज, इसके बाद हमने डिस्कस करना है ये एस्केलमिंथीज़ का. सामने ही नेक्स्ट पेज पर एक छोटा सा पैराग्राफ है. ये आपको राउंड वॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है. नीचे मोलस्क वाला सॉफ्ट बॉर्डर्ड इनवर्टिब्रेट्स का है. ये नेक्स्ट पेज पर उनके डायग्राम्स हैं. तो ये मतलब आज का हमारा ब्रीफ सा एक लेक्चर होगा इनके हवाले से, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ में शेयर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. दैट वाज अबाउट द ओवरव्यू. सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो प्लेटिहेलमिंथस है ना, इनको हम जनरल करेक्टरिस्टिक अगर देखें बेटा तो इसको हम नाम देते हैं दैट दीज आर फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स. ये फ्लैट वॉर्म होते हैं क्योंकि अगर मैं आपको इनकी बॉडी ज़रा एक दफ़ा दिखा दूं तो आपको थोड़ा सा इनका आइडिया भी हो जाएगा. लाइक ये अगर आप देख सकते हैं ना इनकी बॉडी, तो ये आप देखें कि ये बिल्कुल फ्लैट है. चाहे आप इसकी बात करें, ये जो आपको नज़र आया, चाहे आप इस लिवर फ्लू की बात करें, और चाहे आप जो है ना इसकी बात करें, तो ये आपको बिल्कुल एक कागज़ की तरह बिल्कुल फ्लैट से नज़र आते हैं. ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, बहुत दुबले पतले से होते हैं, इसलिए इनको प्लेटी हेलमिंथस यानी प्लेट लाइक वॉर्म्स कहा जाता है. तो बेसिकली ये हेलमिंथस का मतलब होता है वॉर्म और प्लेटी का मतलब होता है, हम जहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लैट की, तो प्लेटी हेलमिंथस क्या है कि इनको फ्लैट वॉर्म्स इसी वजह से कहा जाता है. और एग्जांपल जो पीछे हमने देखी वही प्लेनेरिया भी था, और नीचे हमने जो वो एक टैप की तरह के छोटे छोटे देखे थे, तो हमारे पास एक तरह का टैप वॉर्म था जो वहाँ पर मौजूद था. बॉडी इनकी सॉफ्ट है, फ्लैटेंड होती है. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड इसको बोलते हैं. डॉर्सो वेंट्रली बोलते हैं कि बॉडी जो होती है ना बिल्कुल ही फ्लैट होती है, यानी डॉर्सल बैक साइड हो जाती है और वेंट्रल आगे बेली साइड को कहते हैं, यानी पेट वाली जगह को कहते हैं. सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब है कि बिल्कुल पिच की हुई, बिल्कुल कागज़ की तरह से पतली सी इनकी बॉडी होती है. और इनकी हैबिटाट ये है कि ये आपको मिलते हैं फ्रेश वाटर में, इसके अलावा मैरीन में और एनिमल गट, यानी कि जैसे आपको टैप वॉर्म जो है ये पैरासाइटिक स्पीशी है, तो गट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिससे ये डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह होती है, पेट दर्द शुरू हो जाता है बच्चों को. इसके अलावा ट्रिपल ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इस वजह से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म इनमें वेल डेवलप्ड है, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं. आई स्पॉट की अगर हम बात करते हैं तो आई स्पॉट हमने पीछे मतलब उसका जो माउथ रीजन है उसका करीब फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आई स्पॉट होता है. आई स्पॉट का मतलब क्या है? बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं जिनका काम है कि लाइट की इंटेंसिटी को वो सेंस करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म को पता चले कि डे टाइम है या रात है या किस तरह का टाइम पीरियड है. फ्री लिविंग जो होते हैं वो सीलिया की वजह से मूव कर सकते हैं, और जो पैरासाइट हैं वो तो अटैचमेंट करते हैं, तो उनकी बॉडी रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो वहीं पर अटैच्ड होते हैं. इनमें सीलोम एब्सेंट होगी, ठीक है, इसलिए मैंने रेड के साथ मार्क किया क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए. और इसके अलावा इनकी जो स्पेस होती है ना वो मीज़ेनकाइम सेल्स से फिल होती है. जैसे आपको पता है कि मीज़ोडर्म जो होगी तो मीज़ेनकाइम सेल्स जो है वो सारी वहाँ पर मौजूद होंगे. रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फिशन के थ्रू होगी, यानी 2 से 3 पार्ट्स में बॉडी टूट जाती है तो हर एक पार्ट रिमेनिंग को रीजनरेट कर लेता है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमीट्स के थ्रू होती है. और इसके अलावा जो मोनोशियस स्पीशीज़ होती हैं इनमें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं. और इसके अलावा इनमें वेल डेवलप्ड गोनेड्स हैं, डक्ट्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, और फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल ही होती है.
ठीक है। फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास डगसिया प्लेनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, या अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसके अलावा फेसियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक, वो जब भी हमने देखा था इतना लंबा सा था, वो वही लिवर फ्लूक था। और नीचे वो जो टैप वॉम अभी हमने देखा, तो ये तीन आपको डायग्राम में भी शो होंगे। वो जो फ्लैट बिल्कुल था, बिल्कुल कागज़ की तरह लग रहा था, इस तरह का बना हुआ था ऊपर ऊपर, वो डगसिया प्लेनेरिया था। बिल्कुल नीचे जो है टैनिया सोलियम टैप वॉर्म था, और इसके साथ ही ना लिवर फ्लूक था। ये साइंटिफिक नेम बेटा इनके आते हैं एमसीक्यूज़ में, तो मैंने आपके लिए लिख दी हैं कि जो हमारे पास फेसियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक है, ये उसका साइंटिफिक नेम है, और टैनिया सोलियम टैप वॉर्म के ये साइंटिफिक नेम है। तो आपने ये एमसीक्यूज़ के लिए लाजमी याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन पर। पीछे हमने ये बात की भी है, लेकिन अगेन हम बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है। बेटा इसका रीज़न ये है, आपने याद रखना है कि जितने भी पैरासाइटिक स्पीशीज़ होती हैं, उनका जो एवोल्यूशनरी हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से डाइजेशन है, या जो वो इनकम्प्लीट होती है, वो क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट है? क्योंकि जो पैरासाइटिक स्पीशीज़ होती हैं ना, वो तो सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिन्होंने होस्ट की, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में है, तो वहीं से उसने फ्लूइड की फॉर्म में फूड लेना, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा न्यूट्रिशन हमारा एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जाके फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहीं पर क्योंकि वो अटैच होगा, तो वहीं से जैसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहीं से स्क्रैप करके तो वो फ्लूइड फॉर्म में लेता रहेगा। और इसके अलावा जो फ्री लिविंग होते हैं, उनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मौजूद होती है, जैसे प्लेनेरिया वगैरह। तो वो वाटर करंट्स पर टोटली डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं फ्री लिविंग। रेस्पिरेशन इनमें बिल्कुल एब्सेंट है, और ये सिंपल डिफ्यूजन से जनरल बॉडी सरफेस से होगी। ट्रांसपोर्टेशन भी सेम वैसे ही होगी कि ये जनरल बॉडी सरफेस से होगी। और नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हम इंटीरियर गैंग्लिया का नाम देते हैं, यानी इस तरह से हेड रीजन के करीब एक कलेक्शन ऑफ सेल होगा रिसेप्शन के लिए, जिसको हम गैंग्लिया बोल रहे हैं। यहाँ से जो है ना दो कॉर्ड्स पूरी बॉडी में जो है ना फैली हुई होंगी, और ये कॉर्ड्स जो हैं टिल द इनस, ये इस तरह से रीब्रांचिंग इस तरह से होगी हर एक सेगमेंट के अंदर इनकी। और इससे क्या होता है, इस तरह की ये जो ब्रांचिंग रीब्रांचिंग करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है ना इन द फॉर्म ऑफ दिस नेटवर्क होगा, जिसको हम कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गैंग्लिया हो गया, ये दो नर्व कॉर्ड्स हो गई जो थ्रू आउट द बॉडी रन करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बॉडी। और इसके अलावा अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें दो लेटरल कॉर्ड्स होती हैं। दो लेटरल मतलब कैनाल्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ब्रांच फ्लेम सेल्स होते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया इनके अंदर जो है ना वो मौजूद होता है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देती हूँ। प्रोटोनेफ्रिडिया ये होता है बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते हैं कि ये इनकी जो है ना ये बॉडी कैनाल है। ठीक है, कि ये इनकी जो है ना ये बॉडी कैनाल है, और ये बाहर वाली जो है ना इस तरह से इनकी इंटेस्टाइन की रीजन की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो फ्री लिविंग स्पीशीज़ हैं उनकी। जो पैरासाइटिक होते हैं उनमें भी रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब होता क्या है कि प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोमिन फर्स्ट नेफ्रिडिया में किडनी होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या मतलब है, इस तरह का ना इनके ना ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है। ये बेसिकली इस तरह से ना इस फॉर्म में ट्यूब्यूल सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको ये वाला जो रीजन है ना वो जूम करके इधर दिखा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ बॉडी का फ्लूइड जो है ना वो आता रहता है, इन टिश्यूज़ को बात करता रहता है। तो इससे होता ये है कि इनके ये जो एंड्स हैं ना, जो आपको ये नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर मौजूद होते हैं सिलिया। इस तरह के जो सेल्स हैं ना इनके साथ होते हैं सिलिया, इस तरह से ये सारा सिलिएटेड ट्रैक होता है इधर 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 सारा। तो इन सेल्स के साथ जब सिलिया मौजूद होते हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से ना ये फ्लूइड इधर अंदर कैविटी में आ जाता है, इधर अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होगा, वहाँ पर हर तरह का सेल होता है। कोई कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई लिपिड को एब्जॉर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी फ्लूइड सारे का सारा बाहर की तरफ ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा किडनी काम करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटिहेलमिन्थस का। इंपॉर्टेंस में हम देख लेते हैं कि पैरासाइटिक फ्लूक्स हैं जैसे और इसके अलावा टैप वॉर्म है, तो ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं ऑब्वियस सी बात। और डिज़ीज़ कॉजिंग में हमारे पास टैप वॉर्म है, टैनिया सोलियम लिवर फ्लूक है, फेसियोला हेपेटिका जो लिवर में जो है ना इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और ब्लड फ्लूक ऑफ कैटल है, यानी ये कैटल का ब्लड सक करता है, तो वैसे बीमार हो जाते हैं। या आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जानवर बहुत ही दुबले पतले होते हैं, चाहे उन्हें जितना भी चारा और हर चीज़ मिल रही हो, खुराक अच्छी मिल रही हो, फिर भी तो उनमें बेसिकली ये ब्लड फ्लूक होता है जो उनके खून चूसता रहता है। तो ये एक चीज़ होती है। अच्छा, ये हमारे पास प्लेटिहेलमिन्थस का था, और ये जो है ना सारा एक डाटा समराइज्ड फॉर्म में उसका था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है एस्केलमिन्थीज राउंड वॉर्म। तो अब राउंड वॉर्म के जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, फ्री लिविंग हों या पैरासाइट्स हों, ये दोनों स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद होंगे। साइज़ इनका माइक्रोस्कोपिक में जो है लेस दैन 5 सेंटीमीटर से लेकर ग्रेटर दैन 1 मीटर तक भी हो सकता है।
मसल लेयर इसमें इतनी को कॉन्टीन्यूस नहीं है। और इसके अलावा फिर भी जो मसल्स हैं ना वो 4 क्वाड्रेंट्स में यानी 4 हिस्सों में डिवाइड हैं। 2 मसल होते हैं डॉर्सोलेटरल यानी पीछे से लेकर और लेफ़्ट राइट तक, और 2 मसल होंगे वेंट्रोलेटरल यानी आगे से लेकर और लेफ़्ट राइट तक। यानी 2 इस तरह से पीछे से लेकर होंगे ना लेटरल तक, और 2 आगे से लेकर लेटरल तक होंगे। तो इस तरह से वो पूरी बॉडी जो है ना वॉर्म की, ये वाली जो पूरी बॉडी है वो वॉर्म की इस तरह से जो है ना ये सारी कवर हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो ये सॉइल में भी रहते हैं, रूट्स में भी रहते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन मसल्स में भी अटैचमेंट करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, टेपरिंग एंड होते हैं यानी एंड काफ़ी पॉइंटेड होते हैं। यानी ये वॉर्म जो है ना इस तरह का आपको मिलता है इस तरह से, जैसे वो हमने पिक्चर भी देखी है, तो आप बुक से दोबारा देख लेंगे तो ये आपको एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इनके जो है ना इस तरह से टेपर्ड मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनकी बॉडी की, तो सीडोसिलोम है, क्योंकि एक ही फाइलम है, ये याद रखना है, एक ही फाइलम हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस की थी जो पीछे सॉरी एक ही फाइलम हमारे पास पहले थी जो एसिलोमेट्स की थी, जिनमें यानी सिलोम वगैरह एब्सेंट थी, वो जो हमने स्टार्टिंग में बात की है। और उसके बाद जब हमने मतलब हमने जब नाइटेरिया की बात की थी तो हमने कहा था कि वो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात की तो वो तो सिलोमेट हो गए। अब एस्केलमेंथीज एक फाइलम है जो कि सीडोसिलोम की एग्जांपल में आता है। यानी आपके पास एसिलोमेट में भी एक ही एग्जांपल है फाइलम नाइटेरिया की, और एस्केलमेंथीज में सीडोसिलोमेट की भी एक ही फाइलम है। और बाकी जो गिनी चुनी अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो सिलोमेट्स में आएंगे, यानी वो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गए वो भी सीडोसिलोम में आएगा, सिलोमेट्स में आएगा। और इसके अलावा मोलस्क और बाकी आगे जो हम पढ़ेंगे वो सारे सिलोमेट्स में ही आएंगे। यानी आपके पास एस्केलमेंथीज और जो नाइटेरियंस हैं ये एक एक एग्जांपल हैं एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट्स की। बॉडी इनकी डायोशियस होती है और फर्टिलाइजेशन इनकी भी इंटरनल होती है। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हम देखते हैं तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है भाई, ट्यूब लाइक होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, इनस पर ख़त्म होगा। और नंबर 2 रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन है, यहाँ भी सिंपल डिफ्यूजन है। और एक्सक्रीशन में प्रोटोनेफ्रिडी है जैसे अभी बात की है। नर्वस सिस्टम जो होता है रिंग ऑफ नर्व टिश्यू और गैंग्लिया जो है ना अराउंड द फेरिंग्स रीजन मौजूद होता है, और वहाँ से लॉन्गिट्यूडनल और फिर ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि ये जो है ना ये वॉर्म की पूरी बॉडी है, यानी ये हमारे पास ना एक वॉर्म है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब ये क्या है कि नर्वस सिस्टम पर ये गैंग्लिया हो गया, ये नीचे गैंग्लिया हो गया, और यहाँ पर एक फेरिंग्स रीजन के साथ भी, यानी माउथ के नीचे फेरिंग्स होता है गले वाला हिस्सा, तो वहाँ पर भी एक गैंग्लिया हो गया। अब वहाँ से क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि बाकी जो है ना नर्व कॉर्ड पहले ऊपर से आके यहाँ पर कनेक्शन करेंगी, फिर फेरिंग्स से आकर नीचे बॉडी के जो है ना इस पार्ट तक कनेक्शन करेंगी। फिर उसके बाद ये होता है कि इस तरह से जो है ना ट्रांसवर्स हम इसको बोलते हैं, जो मतलब इस तरह से एक एंगल पर होता है, एक 120 के एंगल पर होता है। तो इस तरह वाला जो है ना ये ट्रांसवर्स भी सारी फाइबर्स यहाँ से होंगी, नर्व फाइबर्स होंगी, ताकि इनका जो है ना नर्वस सिस्टम के साथ एक कनेक्शन क्रिएट हो सके। तो इस पूरे के पूरे नेटवर्क को हम बोलते हैं दिस इज़ द नर्व नेटवर्क, या नर्वस सिस्टम ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, इसमें आपने ये याद रखना है बेटा कि एक गैंग्लिया नर्वस सिस्टम के बिल्कुल टॉप पर होगा, सेरेब्रल यानी कि सर वाले हिस्से पर, एक फेरेंक्स पर होगा, एक इनस के नज़दीक होता है। लेकिन हाँ कुछ स्पीशीज़ के अंदर वो कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड भी एक हो सकता है, मतलब ये वेरिएशन है लेकिन होंगे इसी फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं नर्व नेट या नर्व प्लेक्स, प्लेक्स का मतलब ये नेटवर्क होता है। और ये जैसे यहाँ पे हमने बात की है कि उन्होंने कहा है कि नर्वस टिश्यू गैंग्लिया होंगे अराउंड द फेरेंक्स एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स नर्व्स, जैसे अभी हमने बात की है सारी। सो दैट वाज अबाउट एस्केलमेंथीज, ये इनके हवाले से था। और इम्पोर्टेंस ये है बेटा, ये आपने लाजमी एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है। इसमें एक है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जिसको आप मतलब एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड को बोलते हैं इंटेस्टाइनल वॉर्म, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस जो बेसिकली कोलोन में जो है ना क्रिएट करती है, और कोलोन में या फिर सिकम में जो है ना वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, वहाँ पर अटैच रहता है। तो कभी कभी ज़्यादातर जो है ना अपेंडिक्स का दर्द भी इसी रीज़न की वजह से होता है। वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न है लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है। और वहाँ पर आपको जो है ना पेन फील हो सकती है, इंसोमिना यानी नींद काफ़ी महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जब ये पैरासाइट अटैक करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का अब से टास्क ये शुरू हो गया है कि आप लोगों ने बेटा एक फ्लो शीट डायग्राम लाजमी बनानी है। आप बेशक ये सारी डिटेल ना लिखें, लेकिन आप इस तरह से
एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दें, नीचे इस तरह से फ़्लो शीट बना लें कि उसमें कौन कौन से जो है ना कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। फिर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन बनाएं, फिर उसके नीचे इस तरह से फ़्लो शीट बना लें। फिर इम्पोर्टेंस बनाएं और उसके नीचे इस तरह से फ़्लो शीट बना लें। यानी ये 3 फ़्लो शीट आपने ना हर एक टॉपिक की लाजमी बनानी है। इसका मकसद क्या है, आपको एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, मेन पॉइंट आपको याद हो जाएंगे कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यानी छोटा सा हमारा पैराग्राफ है मुलस्का के हवाले से। मुलस्का सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास जो है ना ये गार्डन स्नेल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैरीन स्पीशीज़ की मैं बात करूँ तो मुलस्का में आते हैं बाइवॉल्व बोलते हैं उनको, जैसे उर्दू में आप सीप बोलते हैं जिसके अंदर मोती होता है। तो ये सारे जो है ना सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सारे आते हैं मुलस्का के अंदर। तो अब इसमें ना फ्री लिविंग ज़्यादा होते हैं लेकिन ससाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक जगह अटैच रहते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेरीन में रहते हैं, लैंड में मोस्ट प्लेसेस में जैसे गार्डन्स वगैरह में, लॉन वगैरह में हो सकते हैं। बायलिटरल सिमेट्री है। ट्रिपल ब्लास्टिक सीलोमेट सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है और अनसेगमेंटेड है, यानी पूरी बॉडी आपको बस एक ही नज़र आएगी, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सॉफ्ट सी शाइनी सी बॉडी होती है। और इसके अलावा जो पूरा एनिमल है ना वो हम कहते हैं कि कवर होता है एक मेंटल शेल के अंदर, यानी इसके ये आउटर बॉडी कैविटी होगी ना और अंदर एक शेल होगा, मतलब एक अंदर एक कैविटी होती है जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। उसमें सारे ना फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होंगे। बेसिकली आप बॉडी को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, हेड, फुट और विसरल ऑर्गन के अंदर। यानी ये जो हेड का रीजन है क्योंकि ये कंटिन्यू होता है फुट के साथ, तो हेड फुट हो गया। और ये वाला सेंटर में जो है ना इसको आप विसरल ऑर्गन बोलते हैं। और मेंटल लेयर इसके अंदर ही होती है और शेल सेक्रेट करती है। तो 3 तरह की लेयर होती 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शेल एक्सटर्नल होता है, जैसे स्नेल वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे पीछे हमने देखा भी था। कुछ ऐसे हैं जिनमें इंटरनल होता है, जैसे कटल फिश होती है। कुछ ऐसे हैं जिनमें शेल होता ही नहीं है, जैसे ऑक्टोपस वगैरह हो गए, ठीक है। और इसके अलावा सबसे ख़ास बात, माउथ कैविटी में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है रेड्यूला। अब रेड्यूला की शेप कैसे होती है? रेड्यूला ये होता है कि इनका जो है ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है माउथ के अंदर, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ना ऐसे रेस्पिंग स्ट्रक्चर लगे होते हैं, टेंटिकल छोटी छोटी ना खारदार सी मतलब होती है। और इसका काम ये है कि ये मतलब हर एक चीज़ को स्क्रैप करता रहता है, खुरचता रहता है, ताकि जो जिन भी लीव्स या जिन भी चीज़ों पर ये फीड करते हैं ना तो वो स्क्रैप होकर और थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बॉडी में जाए डाइजेशन के लिए। तो उस खुरदरी मतलब एक इनकी ज़बान होती है। सीलोम जो है वो साइनस यानी कैविटी की फॉर्म में होगी। ये डायोशियस हैं, ट्रोकोफोर लार्वा है इनका, क्योंकि ये हमारे पास आ रही हैं अब किसकी, ट्रोकोफोर लार्वा, यानी कि ये प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट में है। एग्जाम्पल में हमारे पास स्नेल हो गया, स्लग हो गया। स्नेल तो आपने अभी देखा, गार्डन स्नेल हो गया, वो टेरेस्ट्रियल है। स्लग फ्रेश वाटर स्पीशी है। ऑयस्टर जो है ना वही जो पर्ल बनाता है। और इसके वो मेरीन स्पीशी हो गया, कटल फिश मेरीन हो गया, ऑक्टोपस मेरीन हो गया। तो ये इस तरह से मतलब इनके ना करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आते हैं। फिर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव ऑर्गन है रेस्पिंग ऑर्गन, यानी रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब है खुरचने वाला। रेड्यूला मौजूद होगा। इनस इनकी जो है वो एम्पटी होती है टू द मेंटल कैविटी, यानी और मेंटल कैविटी में ही जब वो मतलब अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं तो पानी के बहाव से चीज़ बाहर चली जाती है। और इसके अलावा जो है ना रेस्पिरेशन जो है वो, क्योंकि एक्वेटिक स्पीशीज़ में गिल्स मौजूद होती हैं और लैंड स्नेल वगैरह में छोटे लंग्स होती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वही जो ब्लड होता है ना हार्ट, वैसे इनमें ना एज सच हार्ट होता नहीं है। इनकी यही जो डॉर्सल ब्लड वेसल होती है ना, ब्लड भी नहीं होता, बेसिकली फ्लूइड ही होता है जो पूरा मिक्स होता है न्यूट्रिशन वगैरह का। तो वो क्या होता है कि बॉडी के डॉर्सल साइड से शुरू होगा और वेंट्रल से आता हुआ फिर यहाँ पर नियर टू द हार्ट रीजन, जहाँ पर हमारा दिल है ना, जैसे मिसाल के तौर पे, वहीं पर इनका भी एक जो रीजन बन जाता है ना, तकरीबन बॉडी का अपर जो मतलब फर्स्ट हाफ है उसके करीब आके टर्मिनेट कर जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये ना ब्लड है इनका, क्योंकि ये फ्लूइड है जो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करता है जैसे हमारा ब्लड करता है। तो बस एक सिमिलैरिटी दी जाती है, एक मुतशाबियत दी जाती है उसको, कि वेंट्रल वाली जो है ना इस तरह से मतलब ये ब्लड वेसल जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूट करती है और हार्ट वहीं पर होगा। ये इसी डॉर्सल और वेंट्रल वाली को ना, स्पेशली डॉर्सल को, क्योंकि वो पंपिंग ज़्यादा करती है, पूरे प्रेशर के साथ फ्लूइड को लेकर चलती है, तो उसी को हार्ट भी बोलते हैं। पहले ऐसा होता था कि बुक्स में डॉर्सल हार्ट लिखा हुआ होता था, लेकिन शायद आपकी बुक में नहीं है, तो जस्ट उन्होंने हार्ट का वर्ड यूज़ किया। और एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिडिया के थ्रू होती है। अच्छा, प्रोटोनेफ्रिडिया हमने पीछे देखा, मेटानेफ्रिडिया में क्या फ़र्क है? प्रोटोनेफ्रिडिया और बेटा मेटानेफ्रिडिया में ये फ़र्क होता है कि
प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, ठीक है, लेकिन मेटानेफ्रिडिया में ये होता है कि इंटरनल ओपनिंग भी मौजूद होती है। यानी प्रोटोनेफ्रिडिया तो ये था ना कि चीज़ बस अंदर आ गई है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, न्यूट्रिशन जहाँ पे अब्जॉर्ब होने के बाद फ्लूइड वापस चला जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा, वो तो प्रोटोनेफ्रिडिया था। अब मेटानेफ्रिडिया में क्या होता है कि वो इंटरनल ओपनिंग्स, इन सेल्स की इंटरनल ओपनिंग भी होती है अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर मतलब अंदर की तरफ इंटरनल ओपनिंग भी इन सेल्स की होगी, जिसको नाम दिया जाता है नेफ्रोस्टोम का। और एक्सटर्नल ओपनिंग तो उसको नेफ्रिडियोपोर का नाम दिया जाता है। तो ये मतलब इनमें ना ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर वो प्रोटोनेफ्रिडिया मेटानेफ्रिडिया दोनों में होगा, लेकिन इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम जो है ना, नेफ्रोस्टोम, मैं आपके लिए स्पेलिंग लिख देती हूँ। नेफ्रोस्टोम जो है, नेफ्रोस्टोम, तो ये नेफ्रोस्टोम जो इंटरनल ओपनिंग होती है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये मेटानेफ्रिडिया के केस में ही पाई जाती है, और अदरवाइज़ जो है ना वो नेफ्रिडियोपोर जो है वो वही पाया जाता है दोनों में। और नर्वस सिस्टम इनका वही बात है कि पेयर्ड है, सेरेब्रल और प्लूरल पेडल विज़रल गैंग्लियन है। यानी एक नर्वस सिस्टम का हो गया ना गैंग्लिया, फिर उसके बाद प्लूरल बोलते हैं, जैसे लंग्स की रीजन को वैसे तो प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स की मेम्ब्रेन होती है ना, तो उस रीजन का मतलब जब होंगे यहाँ बॉडी के तकरीबन जो है ना फर्स्ट हाफ के अंदर, फिर उसके बाद जो है यहाँ गैंग्लिया होगा इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, फिर नीचे जो है ना इन इसके साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, और इस तरह से नर्व कॉर्ड्स जो है ना ये होंगे, इनको कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से ना इनकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम पूरा रहता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि शेल इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बटन के तौर पे यूज़ होते हैं, ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। ऑयस्टर जो है ये बड़ा वैल्यूएबल पर्ल बनाता है, मतलब सीप जो है वो मोती बनाता है। स्लग जो होते हैं ये काफ़ी इंजूरियस होते हैं क्योंकि ये गार्डन को भी ख़राब करते हैं, जो कुछ स्पीशी जो गार्डन्स की होती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो है ना शिप्स को भी ख़राब करते हैं, कुछ कर्टन्स वगैरह को ख़राब करते हैं। जैसे ये टोरीडो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। टोरीडो जो है ना ये अक्सर एमसीक्यू में भी आ चुका है। टोरीडो शिप वॉर्म है जो स्पेशली वुडन पार्ट जो होता है ना शिप का, यानी जो कश्तियाँ होती हैं उनको ख़राब कर देता है, उनको मतलब स्क्रैप करता है। इसकी मतलब एक हैबिट है, फीडिंग हैबिट है, ये उस लकड़ी को खाता है। और इसके अलावा क्लैम्स हो गए, ऑयस्टर हो गया, मसल्स हो गए, तो ये सारे सी फूड में आते हैं क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ में और यूरोप में और इसके अलावा जो है ना अमेरिका में फ़ूड के तौर पे भी यूज़ होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी काफ़ी दफ़ा 3 नंबर की आ चुकी है। और इसके अलावा बेटा इसकी भी आपने फ़्लो शीट बनानी होगी। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक ही बात होती है क्योंकि हम वही वैल्यूएबिलिटी देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सारे वॉर्म्स थे जी। ये ऊपर वाला प्लेनेरिया लिखा हुआ है, ये इसके साथ जो है ना लिवर फ्लूक भी लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे टैप वॉर्म भी लिखा हुआ है। और ये हैं जी एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड है, और ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस पिन वॉर्म है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है, पिन वॉर्म। और इसके अलावा ये जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड है ये इंटेस्टाइनल वॉर्म है। और ये हैं जी स्नेल हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है फ्रेश वाटर मसल है। तो ये आपको बुक के ऊपर डायग्राम काफ़ी मिल जाएगी। उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर की समझ आई होगी। होमवर्क आप नोट कर लेंगे, आपने फ्लो शीट डायग्राम बनानी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। स्टे ट्यून टू द चैनल।